नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्याम एकेडमी में। दोस्तों कथन वाले टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आदिकाल से पहले बनने वाले विद्वानों के कथन, इसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, आधुनिक काल में जितने भी हमारे विद्वान आते हैं सभी के कथन हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे 2 क्लासेस हो चुकी है। जिसमें कि पहले क्लासेस में हमारी जो है आदिकाल से पहले वाला और दूसरी क्लास में आदिकाल के 25 कथन कराए गए थे। इसमें से रिलेटेड आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हमने 25 कर लिए थे, इसके आगे हम आज करेंगे। इसका मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी जिसका कि आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 25 के बाद अगला हमारा कथन कौन सा था। रामचंद्र शुक्ल तक हमने कर लिया था, आगे यहाँ पे अब देखेंगे 26 नंबर से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी परमाल रासों को अर्ध प्रमाणिक ही स्वीकार करते हुए अपना मत दिया। जगनीक के मूल काव्य का क्या रूप था यह कहना कठिन हो गया है। अनुमानतः यह संग्रह का वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथनांकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसीलिए चंद्रवर दाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हमको ये समझ में आया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक माना, उसी के सांचे पर ठीक इसको भी रख रहा है, किसे, परमाल रासों को, जो कि जगनीक की रचना है, इसे भी ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। इस कथन से हमें ये स्पष्टता समझ में आ रही है। आगे देखेंगे 27 नंबर कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का के अनुसार वह रासों की भाषा, यानी कि वह यहाँ पे दिया है ना, मैंने ये समझने के लिए यहाँ पे ये ब्रैकेट में दे दिया किसके बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली जब हम कथन उठाते हैं तो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से। वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूप में मिलती है। तो किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये पृथ्वीराज रासों के बारे में कहा जा रहा है शुक्ल जी द्वारा। आगे देखेंगे शुक्ल जी का कथन है पृथ्वीराज रासों के बारे में। भाषा की अव्यवस्था के कारण ही शुक्ल जी अपनी खींच व्यक्त करते हुए कहा है, यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और ना साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का है। तो किसने कहा है, पृथ्वीराज रासों के बारे में शुक्ल जी ने। कथन आ जाएगा कि ये तो इनमें से कौन सा ग्रंथ जो कि भाषा के इतिहास और साहित्य के जिज्ञासुओं का काम का नहीं है, तो ये पृथ्वीराज रासों के बारे में शुक्ल जी कहते हैं। फिर शुक्ल जी आगे अप्रामाणिकता के बारे में कहते हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। बहुत बार ये कथन हमारे आ चुके हैं एग्जाम्स में। यह हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ छंद यानी कि जो हमारी छंद होती है ना, चंद के बिखरे हो। चंद यानी कि यह चंद कवि की बात कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, चंद कवि के बिखरे हो, पर उनका पता लगाना असंभव है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें मतलब पृथ्वीराज रासों में बहुत सारे छंद जो है हमारी, वो चंद कवि के बिखरे हुए हैं, लेकिन इसका पता लगाना असंभव है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम 29 नंबर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं पृथ्वीराज रासों के बारे में। पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हुए यह स्वीकार किया है कि इसमें इतिहास और कल्पना का मेल किया गया है। तो किस रचना के बारे में कहा जा रहा है, पृथ्वीराज रासों के बारे में कहा जा रहा है। किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगर इसे लिख नहीं पाते हैं तो आप इसे ब्लूटूथ हेडफोन में लगा के सुन सकते हैं, इससे आपकी चीजें जहन में याद रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही कहते हैं, सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान इसमें भी इतिहास और कल्पना का, फैक्ट और फिक्शन का मिश्रण है। सभी ऐतिहासिक माने जाने वाली रचनाओं के समान इसमें कई काव्यगत और कथनांक प्रतीक रूढ़ियों का सहारा लिया गया है। इसमें भी रस सृष्टि की ओर अधिक ध्यान दिया गया है, संभावनाओं पर अधिक बल दिया गया है और कल्पना को महत्वपूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है। तो किसने कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासों के संबंध में। अगला देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है।
देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चारण इसी श्रेणी के लोग थे। उनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रदाताओं के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर लेने वाली घटना योजना का आविष्कार करना। पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णन के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। तो किसके बारे में कह रहे हैं? पृथ्वीराज रासो के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। बहुत सारे कथन इसमें से आपके निकल के आ जाएंगे। ये भले ही देखने में 2-4 लाइनें हैं, अगर इसका यहाँ से तोड़ तोड़ के कथन पूछ दिया जाएगा ना तो फिर बहुत कंफ्यूजन होंगे। इसलिए अच्छे से समझिए इसको कि कौन किस तरह की भाषा, किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं चीजों के बारे में। छंदों की विविधता के कारण ही चंदबर दाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। आगे देखेंगे हम, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही है, ने रासो के छंदों की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए लिखा, रासो के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रशंसानुकूल नवीन कल्पना उत्पन्न करते हैं। तो किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसके बारे में? पृथ्वीराज रासो के बारे में। आगे, मुनिजिन विजयी के अनुसार चंद कवि निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक पुरुष थे और वह दिल्लीश्वर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के समकालीन और उनके सम्मानित राजकवि थे। इसी से पृथ्वीराज की कृति कलाप का वर्णन करने के लिए देशव्यापी प्राकृतिक भाषा में एक काव्य रचना की थी जो पृथ्वीराज रासो के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो किसने कहा है? मुनिजिन विजयी जी ने पृथ्वीराज रासो और चंदबर दाई के संबंध में कहा है। डॉक्टर ईश्वरीय प्रसाद ने क्या कहा है देखते हैं। अमीर खुसरो कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य थे। कवि, योद्धा और क्रियाशील मनुष्य अमीर खुसरो के संबंध में किस विद्वान का कथन है? बन सकता है हमारा क्वेश्चन, तो हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। आगे 33 नंबर हम देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में उनके काव्य में मिलती है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक है। तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हम बोल सकते हैं ना सारे एग्जाम्स को मिला के ये 100 दफा हमारे पेपर में पूछे गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए 34 नंबर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार खुसरो का काव्य मनोरंजन की सामग्री है। किसके अनुसार खुसरो का काव्य मनोरंजन की सामग्री है? रामकुमार वर्मा के अनुसार। मैं रिपीट भी कर देती हूँ ताकि चीजें आप लोगों को याद रहे। जीवन की गंभीरता से ऊब कर कोई भी व्यक्ति उससे विनोद पा सकता है। किससे? अमीर खुसरो से। पहेलियां, मुकरियों और सुखनों के द्वारा उन्होंने कौतूहल और विनोद की सृष्टि की है। किसने कहा है? तो अमीर खुसरो जी के बारे में रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। 35 नंबर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन है फिर से कि विद्यापति भक्त न होकर श्रृंगारिक कवि ही थे। उनके अनुसार वै संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? वै संधि में ईश्वर से संधि कहाँ? ये कुछ यहाँ पे शायद गलत है। इसको, इस कथन को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको मैं देख लूंगी फिर मैं करवा दूंगी। शायद ये कोटेशन बैठ नहीं रहा है। आगे देखते हैं 36 नंबर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संदेश रासक के बारे में क्या कहते हैं? संदेश रासक किसकी रचना आप लोगों को पता है? अब्दुल रहमान की संदेश रासक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संदेश रासक में ऐसी करुणा है जो पाठक को बरबस आकृष्ट कर देती है। प्रिय के नगर से आने वाले अपरिचित पथिक के प्रति नायक के चित्त में किसी प्रकार का दुराव नहीं। वह बड़े सहज ढंग से अपनी कहानी कह जाती है। किसके बारे में? संदेश रासक की विशेषता पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अगला है के अनुसार इन यानी कि चरित्र काव्यों के बारे में कहा जा रहा है। चरित्र काव्यों के अध्ययन से
प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के कथनांक रूढ़ियाँ, काव्य रूप, कवि प्रसिद्धि, छंद योजना, वर्ण शैली, स्तुति विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो ये भी कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चरित काव्य के संबंध में कथन है। आगे हम देखेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है जिसमें बनारस और उसके आसपास के प्रदेशों की संस्कृति एवं भाषा का अच्छा प्रकाश पड़ता है तथा उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में कहा है। 38 नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बात है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तो आदिकाल के बारे में भरपूर बातें वो कहते हैं। नाथ साहित्य पे लिखा है, नाथ साहित्य के बारे में भरपूर बातें वो कहते हैं। इसीलिए आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, आदिकाल से रिलेटेड। आगे देखते हैं, आदिकालीन जैन चरित काव्यों के प्रवृत्ति काल के हिंदी साहित्य पर पड़े प्रभाव का विवेचन करते हुए लिखते हैं। यहाँ ऊपर जो कथन था ना, यही कथन हमारे यहाँ दोबारा रिपीट हो गया है। इन चरित काव्यों के अध्ययन से प्रवृत्ति काल के हिंदी साहित्य के कथनांक रूढ़ियों, कवि प्रसिद्धियों, छंद योजना, वर्ण शैली, वस्तु विन्यास, कवि कौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए इन काव्यों से हिंदी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैन चरित काव्यों के बारे में कह रहे हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों से स्पष्ट हो गया हुआ। यहाँ पे इनका थोड़ा सा आधा कोटेशन था और यहाँ पे इनका ये पूरा कोटेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में इस संबंध में अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है, कबीर आदि निर्गुण मतवादी संतों की वाणियों की बाहरी रूपरेखा पर विचार किया जाए तो मालूम होगा कि यह संपूर्णतः भारतीय है और बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथ योगियों के पद आदि के साथ इनका सीधा संबंध है। तो नाथ सिद्धों का संबंध हम कह सकते हैं कि कबीर से कौन जोड़ रहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। 40 नंबर है हमारा, देखते हैं। ये है आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का मत है, कबीर साहब की रचनाओं के अंतर्गत बहुत से सिद्धों के दोहे चर्या पदों में आए हुए वाक्यांशों तथा मुहावरों के बीच अनुवाद प्रायः ज्यों के त्यों मिलते हैं। तो ये परशुराम चतुर्वेदी जी का है। तो ये मैंने यहाँ पे 40 तक करवा दिया है और मैं ये क्लासेस का जो है प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी जिसमें कि आप लोग इसे देखिएगा, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा। आगे जो है वर्ण रत्नाकर के बारे में कथन, विद्वानों का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जितने भी हैं, कृति, लता, राउर, बेल, अमीर खुसरो, अन्य बहुत सारे अभी हमारे कथन यहाँ पे आएंगे। रासो वगैरह जैन के बारे में बहुत चीज़ है। तो ये सब हम अगले क्लासेस में करेंगे। क्लासेस थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और अभी हम इतना ही रखते हैं 40 तक। आगे हम वर्ण रत्नाकर से फिर से शुरू करेंगे। उम्मीद है ये क्लासेस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि कोटेशंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण होगा। मुझे फीडबैक देकर ज़रूर बताइएगा कि ये क्लासेस कैसी लगी और क्या कुछ आप लोग को और चाहिए इससे रिलेटेड। तो क्लासेस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।